गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, शक्ति अर्थात पावर। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि शक्ति का क्या अर्थ है और विभिन्न विचारकों द्वारा शक्ति को किन किन रूपों में और किस प्रकार परिभाषित किया गया है, और साथ ही इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या शक्ति की विशेषताएं बता सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। राजनीति विज्ञान में शक्ति का अपना विशिष्ट महत्व है और भविष्य में भी रहेगा। शक्ति के अभाव में सभ्यता, संस्कृति, व्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व स्तरीय राजनीति अर्थात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, नियंत्रण, समन्वय एवं इस जैसी कई अवधारणाओं की कल्पना करना भी असंभव है। शक्ति संघर्ष का पर्याय है। राजनीति और राजनीति विज्ञान को शक्ति से किसी भी परिस्थिति में पृथक नहीं किया जा सकता। शक्ति सदैव ऊपर की ओर अनुसरण करती है। शक्ति पर कई प्रकार के नकारात्मक, सकारात्मक विचार विद्यमान हैं। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि शक्ति के यथार्थ स्वरूप की व्याख्या की जाए। शक्ति को परिभाषित करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि समस्त सांसारिक जीवन का मुख्य आधार दंड शक्ति ही है। यहाँ दंड शक्ति अपने आप में एक काफ़ी व्यापक अवधारणा है, जिसका प्रयोग कहीं ना कहीं शक्ति के संदर्भ में ही किया गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य का मूल आधार भी शक्ति ही रही है। यदि आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को देखेंगे तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी शक्ति के महत्व की व्याख्या की गई है। प्राचीन भारतीय चिंतकों ने राजनीति को दंड नीति और राजा को दंडधार कहा। दंड को धर्म भी कहा गया है। इन चिंतकों की मान्यता थी कि दंड के भय के कारण ही राजा और प्रजा धर्म का पालन करते हैं। मनु ने कहा था कि ईश्वर से ही दंड उत्पन्न हुआ है और राजा ही दंड है। तो कुल मिलाकर जो शक्ति है वह एक काफ़ी प्राचीन अवधारणा है, लेकिन वर्तमान समय में इसके कई मायनों में अर्थ बदल गए हैं और विभिन्न विचारकों ने इसे अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। शक्ति के कई प्रकार हैं। शक्ति को आप राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर भी देख सकते हैं। यदि हम ये देखें कि शक्ति को प्राचीन काल से ही किस प्रकार परिभाषित किया जाता रहा है, तो यदि हम देखें कि हॉब्स ने शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो हॉब्स ने लिखा है, अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना मनुष्य की निरंतर और अथक इच्छा है, जिसका अंत केवल मृत्यु पर ही होता है। हॉब्स का जो ये कथन है, ये मानव जीवन में शक्ति का क्या महत्व है उस ओर इंगित करता है। वहीं मिचेल्स, जो कि एक अभिजनवादी विचारक हैं, ने कहा है कि शक्ति प्राप्त करने के बाद मनुष्य सदैव उसे और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने में निरंतर सक्रिय रहता है। अर्थात शक्ति एक गतिशील प्रक्रिया है। जिस शक्ति को प्राप्त कर लिया गया है, पुनः उसे बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का संघर्ष जारी रहता है। इसी प्रकार लॉर्ड एक्टन ने की जो उक्ति है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। राजनीति विज्ञान और शक्ति के मध्य जो संबंध है उसकी ओर इंगित करते हुए बैकर ने लिखा है कि राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता। वर्तमान में जो राजनीति विज्ञान है उनमें कई ऐसे विचारक हैं जिन्हें शक्तिवादी विचारक माना जाता है। जैसे कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। इसके अलावा मैरियम, कैपलान, रसेल, बायरस्टैड, लासवेल आदि ने भी कहीं ना कहीं शक्ति को ही राजनीति विज्ञान के केंद्र बिंदु के रूप में स्वीकार किया है। लासवेल और रसेल कहते हैं, शक्ति को समाज विज्ञान की मूल अवधारणा माना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान की एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। मैकियावेली ने भी शक्ति को राजनीति का केंद्रीय और महत्वपूर्ण तत्व बताया है। आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का जो अध्ययन है वो दो रूपों में करते हैं, एक आंतरिक राजनीति और दूसरी बाह्य राजनीति। राज्य की आंतरिक राजनीति में शक्ति का अत्यंत महत्व है। मैरियम, लॉसवेल और कैटलिन जैसे
विचारक राज्य की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। राज्य की बाह्य राजनीति में भी शक्ति का बड़ा महत्व है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहार बाह्य शक्ति का पर्याय है। मॉर्गेनथाउ व कैप्लान बाह्य राजनीति की शक्ति के विचारक हैं, अर्थात जो मैरियम लासवेल व कैटलिन है वो आंतरिक राजनीति के रूप में शक्ति को परिभाषित करते हैं, तो वहीं मॉर्गेनथाउ और कैप्लान जो हैं वो बाह्य राजनीति अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भों में शक्ति को परिभाषित करते हैं। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यदि आप देखें तो शक्ति की कुछ विशेषताएं बताई जा सकती हैं, जैसे शक्ति व्यक्ति का जो असंयमित व्यवहार है उसको नियंत्रित करने का माध्यम है, अर्थात शक्ति के माध्यम से आप व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित या प्रतिकूलित कर सकते हैं या उनसे वो व्यवहार करवा सकते हैं जिनकी अपेक्षा उनसे की जाती है। शक्ति व्यक्ति समुदाय व समूहों के मध्य संघर्ष का नाम है। जैसा कि हम जानते हैं शक्ति समाज के मध्य कहीं ना कहीं एक संघर्ष का कारण बनती है, क्योंकि प्रत्येक समूह शक्ति में अपना अधिकाधिक हिस्सा चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहता है, उसे बनाए रखना चाहता है। तो ऐसे में शक्ति जो है वो व्यक्ति समुदाय और समुदायों के मध्य और समूहों के मध्य जो है वो संघर्ष उत्पन्न करती है। व्यक्ति की सर्वोच्च इच्छा का नाम शक्ति है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करना चाहता है। शासन व्यवस्था में शक्ति शासक की इच्छा का अंतिम रूप है, लेकिन विभिन्न व्यवस्थाओं में आप इसे अलग अलग रूप में पाएंगे। यदि हम तानाशाही की बात करें या हम राजशाही की बात करें या हम लोकतंत्र की बात करें तो इन तीनों ही रूपों में शक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो आपको भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलेगी। शक्ति का अस्तित्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार शक्ति अपने आप को प्रकट या अप्रकट रूप से प्रदर्शित करती है। शक्ति में पद सोपान की व्यवस्था होती है जिसमें शीर्ष स्तर पर शक्ति का निवास होता है। पद सोपान का अर्थ है एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक, अर्थात जो आदेश होते हैं वे ऊपर से नीचे की ओर प्रसारित होते हैं जो उनके लिए बाध्यकारी होते हैं। शक्ति आदेश की अवहेलना करने वालों को दंडित करने का नाम है। शक्ति बल भी है, शक्ति प्रभाव भी है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार शक्ति का अलग अलग प्रयोग संभव है। शक्ति संगठन का पर्याय है। संगठन में ही शक्ति जीवित रहती है या अपने आप को संगठित रूप से प्रदर्शित करती है। शक्ति समाज को व्यवस्थित रखती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि शक्ति के रूप में एक सत्ता विद्यमान नहीं होगी तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली व्यवस्था हो जाएगी और ऐसे में समाज में अराजकता फैलने का भय है। तो ऐसे में शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि समाज को व्यवस्थित रखा जा सके। शक्ति राजनीति का अंतिम उद्देश्य है। राजनीतिक व्यवहार शक्ति, क्षमता, प्रभाव, सत्ता के ही रूप हैं और इन सभी रूपों के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और गहराई से अध्ययन करेंगे। शक्ति के रूप परिवर्तनशील हैं। शक्ति अपने आप में ही एक गत्यात्मक अवधारणा है जो इसकी परिवर्तनशीलता की ओर इंगित करती है। शक्ति कई बार बल के रूप में कार्य करती है, कई बार प्रत्यक्ष बल के रूप में, कई बार अप्रत्यक्ष बल के रूप में, कई बार यह प्रभाव के रूप में कार्य करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि शक्ति का जो रूप है वो परिवर्तनशील है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। शक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित करती है। निश्चित तौर पर शक्ति के इससे पूर्व हमने दो प्रकार पढ़े थे, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। तो ऐसे में शक्ति एक व्यापक अवधारणा है जिसका किसी देश या किसी काल या किसी समय सीमा या किसी राष्ट्र की सीमा से कोई संबंध नहीं है। यह अपने आप में एक यूनिवर्सल, जिसको आप कंसेप्ट कह सकते हैं, वो है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने, प्रभावित करने या उनसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने की क्षमता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने शक्ति की अवधारणा के विषय में पढ़ा, शक्ति का क्या अर्थ है, शक्ति की क्या परिभाषाएं दी जा सकती हैं और शक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर। आगे आने वाले लेक्चर में हम शक्ति के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे और ये देखेंगे कि जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें शक्ति का प्रयोग
किस प्रकार किया जाता है। क्या शक्ति को बल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या शक्ति को प्रभाव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या वेधता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही शक्ति की प्रकृति क्या है, इन सब के विषय में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।